कांग्रेस की गलत नीतियों से कर्जदार हुए किसान। झारखंड के डाल्टनगंज में प्रधानमंत्री का संबोधन। मंडल डैम समेत कई सिंचाई परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 लाभार्थियों को मिला आशियाना। भारी बर्फबारी से देश के बाकी हिस्सों से कटा कश्मीर घाटी का संपर्क। सड़क और हवाई यातायात बाधित। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी की आशंका। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज से 27वें विश्व पुस्तक मेले का आगाज। 13 जनवरी तक चलेगा दिव्यांगों की जरूरतों पर केंद्रित किताबों का महाकुंभ। 20 देशों के 600 से ज्यादा प्रकाशक ले रहे हैं हिस्सा। और मेक्सिको के बीच दीवार बनाने के मुद्दे पर डेमोक्रेट नेताओं से बातचीत में नहीं निकला हल। दीवार के लिए फंड नहीं मिलने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दी सालों तक सरकारी कामबंदी जारी रखने की चेतावनी। कहा दीवार बनाने के लिए कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर मंडराया फॉलो ऑन का खतरा। तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन। खेल खत्म होने तक मेजबान टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 236 रन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने झारखंड को मंडल डैम समेत कई सिंचाई परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री झारखंड के उत्तरी कोयल परियोजना और कन्हर स्टोन पाइपलाइन सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार की आधारशिला का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 लाभार्थियों के सामूहिक ई गृह प्रवेश का शुभारंभ किया। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के उन 25,000 लाभार्थी परिवारों को भी विशेष बधाई देता हूं जो आज अपने पक्के नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। नए साल में नए घर की उन्हें डबल बधाई। और घर पक्का होता है तो संकल्प भी पक्का बन जाता है और सपने भी सुहाने लगने लगते हैं। और इसलिए पक्के नए घर के लाभार्थियों को अनेक अनेक बधाई। साथियों, आज मुझे किसानों का जीवन बदलने वाली कृषि से जुड़ी 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का भी अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, लेकिन हमारे लिए किसान हमारा अन्नदाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने समय रहते किसान हितों की परियोजनाओं को पूरा कर दिया होता तो आज किसानों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा होता अगर किसानों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना होती, ऐसे सारे काम पूरे कर दिए होते तो मेरा किसान कभी कर्ज के बोझ में डूबा नहीं होता। अरे वो तो दुनिया को कर्ज देने की ताकत वाला बन गया होता। भाई और बहनों, जब हमारी सरकार आई तो किसान के खेत में पानी पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया। जब पुरानी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के कागज निकलवाए तो ऐसे ऐसे कारनामों का पता चला कि मेरी तो आंखें खुल गई, खुली खुली रह गई जी। एक प्रकार से आंखें फट गई, ऐसा काम करके गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ उत्तर कोयल परियोजना नहीं, अनेक ऐसी सिंचाई परियोजना थी जहां पर बांध बन गए तो नहर नहीं बनी, नहर बन गई तो बांध का काम अधूरा पड़ा हुआ था, बांध और नहर दोनों बन गए तो उसको जोड़ने का काम नहीं हुआ। ऐसा कोई परवाह ही नहीं, पैसे गए तो गए, जमीन गई तो गई, किसान मर रहा है तो मर रहा है, यही काम करते रहे जी।
किसानों के साथ, देश की सिंचाई परियोजना के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। मैंने देश भर की ऐसी बड़ी परियोजनाओं की लिस्ट बनवाई, बजट में पैसों का इंतजाम किया और फिर शुरू की प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना। आज इस परियोजना की वजह से देश की उन 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है जो 30-30, 40-40 साल से अटकी पड़ी थी, फाइलें भी खो गई थी। प्रधानमंत्री इसके बाद ओडिशा रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बारीपाड़ा में IOCL की LPG पाइपलाइन परियोजना का, बालासोर हल्दिया दुर्गापुर खंड और बालासोर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री प्राचीन किले हरिपुरगढ़ में रासिकारी मंदिर के विकास और संरक्षण से जुड़े कार्य का शुभारंभ होने के अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को 4 लेन में तब्दील करने के कार्य की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री टाटानगर से बादाम पहाड़ तक चलने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही बारीपाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर और असम का दौरा किया। उन्होंने मणिपुर में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। मणिपुर दौरे के बाद प्रधानमंत्री कल असम के सिलचर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं छूटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वोटों के लिए देश की संप्रभुता, सुरक्षा, संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत से समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास कराने के प्रयास में जुटी है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक लोगों की भावनाओं और उनकी जिंदगियों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में असम अकॉर्ड को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में लिए गए फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार असम समझौते के अनुच्छेद 6 को सही ढंग से लागू करना चाहती है। असम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। असम अकॉर्ड कब हुआ था आपको याद है ना? असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 जो 30-35 साल से लटका हुआ था, उसको लागू करने का फैसला हमारी सरकार ने कर लिया है। खबरों को सनसनीखेज बनाना पत्रकारिता का अपमान है। दिल्ली में रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। रामनाथ गोयनका अवार्ड का यह 13वां संस्करण था। कुल 18 श्रेणियों में देश के 29 पत्रकारों को रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया और सरकार के बीच बेहतर संबंधों की वकालत की। उन्होंने पत्रकारों से फर्जी खबरों या प्रायोजित खबरों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि इससे उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सच्ची पत्रकारिता देश को ताकत देती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अखबार या मीडिया समूहों की अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये खबरों में नहीं देखनी चाहिए। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर राजनाथ सिंह ने कहा कि परंपरागत मीडिया का महत्व नहीं घटेगा, चाहे नई मीडिया कितना भी आगे बढ़ जाए। इस दौरान उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संस्थापक दिवंगत रामनाथ गोयनका की साहसिक पत्रकारिता और खासकर आपातकाल के समय उनकी साहसिक पत्रकारिता की प्रशंसा की। पत्रकारिता को मैं मानता हूं कि निर्भीकता और निरपेक्षता और राष्ट्रीयता के मानस पर ही इसे देखा जाना चाहिए, इसी पैमाने पर ही इसे देखा जाना चाहिए। यदि यह इस पर खरा उतरती है तो पत्रकारिता निश्चित रूप से अपने एक्सेलेंस के लिए जानी जाएगी, यह मेरा पक्का विश्वास है। सरकार युवा उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पूरी सहायता देगी। दिल्ली में एक समारोह में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार नए उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार की कई योजनाओं के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ है। करोड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कल दिल्ली में आयोजित एक समारोह में युवा उद्यमियों को राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार दिए। इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश में उद्यमिता का वातावरण तैयार करने वाले पहली पीढ़ी के असाधारण युवा उद्यमियों का सम्मान करना है।
इस साल 43 पुरस्कार प्रदान किए गए। किसी को कोई नई उद्योग की शुरुआत करनी है तो पहले तो सरकार के पास जाइए, लाइसेंस लीजिए। लाइसेंस लेने के लिए कोई किसी न किसी की पहचान की जरूरत है। अभी बहुत सारे क्षेत्र में ना ही तो लाइसेंस की जरूरत है, ना ही किसी की अनुमति की आवश्यकता है, ना ही बड़े पूंजी की भी जरूरत है। आज आवश्यकता है एक कल्पना की। यदि अपने पास ऐसी कल्पना है जो सही माने में एक बिजनेस वेंचर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास वो टाटा बिरला का नाम होने की जरूरत नहीं है। एनजीटी ने मेघालय सरकार पर अवैध खनन रोक पाने में नाकाम रहने पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। खनन मामले में मिकेस क्यूरी के तौर पर अधिकरण की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की एक रिपोर्ट एनजीटी अध्यक्ष ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 2 जनवरी को पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में ज्यादातर खदान बिना लीज या लाइसेंस के चल रही हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी भारत के चौथे वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की कल नई दिल्ली में शुरुआत की। 4000 से अधिक शहरों में 40 करोड़ लोग इस सर्वेक्षण के दायरे में होंगे। पूरे तौर पर डिजिटल और कागज रहित ये सर्वेक्षण 28 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया जाएगा और ये पिछले सर्वेक्षणों से बड़ा होगा। सर्वेक्षण के अंतर्गत लोगों की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राफेल मामले पर शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सदन को बताया कि यह सौदा यूपीए की डील से सस्ता और बेहतर है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राफेल विमान की कीमत, उनकी संख्या और ऑफसेट पार्टनर को लेकर देश को गुमराह कर रही है। नियम 193 के तहत राफेल सौदे पर चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने राफेल सौदे की कीमत, रखरखाव और डिलीवरी के लिहाज से बेहतर करार दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 74 बैठकों के बाद राफेल सौदा किया गया था। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने फ्रांस से बनकर आने वाले विमानों की संख्या 18 से बढ़ाकर 36 की है। उन्होंने कहा कि 2019 में ही पहला राफेल विमान देश को मिल जाएगा और 2022 तक सभी 36 विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। Yes, instead of one squadron which is 18, in that account we will get 2 squadrons which is 36. Fly away. Now you're misleading the country. You're misleading the country. You're misleading the country by saying Modi ji reduced 126 to 36. No, madam. Your 18 has been increased to 36, and that is coming this year. That is in 2019. This year, September, you will have the first aircraft, and the 36th aircraft will be here in 2022. कांग्रेस के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि 2005 से 2014 के बीच सत्ता में रहते हुए HAL की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि उनकी सरकार ने HAL की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस से अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का करार HAL को नहीं देने पर सवाल उठाया। If you really wanted to do something for the HAL during 2005 and 14, you have not done a thing. Totals to 1 lakh crores which we have given for HAL. रक्षा मंत्री ने कहा कि हथियारों से लैस और बगैर हथियार वाले राफेल विमान की तुलना गलत है और इसको लेकर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑफसेट के लिए 2013 की यूपीए की पॉलिसी का ही पालन किया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ऑफसेट पार्टनर तय करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। The offset contract, madam, under the Rafale agreement are governed by offset guidelines of the Defense Procurement Policy of 2013. So far as discharging of the offset obligations by OEM and its tier 1 vendors through Indian offset partners is concerned, there is no mention of any private Indian business house or houses in the IGA or offset contract.
निर्मला सीतारमण ने सौदे को देश हित के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सेना को मजबूत किया जाए। वायुसेना लंबे अरसे से राफेल जैसे बेहतर विमान की मांग कर रही थी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री ने कहा कि बोफोर्स एक घोटाला था, जबकि राफेल विमान रक्षा जरूरत से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि बोफोर्स ने कांग्रेस की सरकार को डुबो दिया था, लेकिन राफेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लाएगा। In the same breath, I do not want to talk about Bofors because Bofors was a scam. Rafale is not. Rafale is a decision taken in national interest. And I will also want to say this. Bofors brought them down. They lost an election. Rafale will bring us back. Rafale will bring Modi back. Rafale will bring Modi back to have a new India. Rafale will bring Modi back to build a transforming India. Rafale will bring back Modi to remove the corruption which is stinking all around Congress party. इससे पहले राफेल सौदे पर लोकसभा में हुई चर्चा में कांग्रेस समेत कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। राफेल सौदे विमानों की कीमत पर सवाल खड़े किए और इस मामले की जेपीसी जांच की मांग दोहराई। हमारी जो सबसे बड़ी सार्वजनिक संस्था है HAL, उस HAL के साथ जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट होना था, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके जिस तरह से एनडीए ने प्राइवेट कंपनियों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये निश्चित रूप से जितनी भी शंकाएं इसमें हो सकती हैं, वो शंकाएं बहुत लाजमी हैं। When it is a demand for all of them, we think I to suggest that a JPC should be put for this and पानी का पानी, दूध का दूध जो है ना बाहर आना चाहिए मैडम। benchmark price from 5.2 billion euro to 8.2 billion euro. ये benchmark price पीएम ने इंक्रीज किया, इसका जवाब दो। कि राफेल के मुद्दे पर जो बात करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो 10 वर्ष तक कोई कदम नहीं उठा पाए वो हमारी सरकार ने उठाया। अगर आपने वो कदम उठाए हो तो शायद हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप डिफेंस डील में डील ढूंढते रहे, इसलिए आपको कुछ नहीं मिल पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि कोई भी सौदा में नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी राजनीतिक लाभ के लिए सरकार पर लगातार बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। 36 aircrafts, when an RFP for 126 aircrafts is pending, and that is at the final stage. Why? Because madam, a workshare agreement with the HAL and the French company has already been at the final stage. And the second question is whether any authority of Indian Air Force or Defence Authority demanded to reduce the number of Rafale jet aircrafts from 126 to 36. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि वो AIADMK और TDP के सदस्यों के निलंबन के अपने फैसले को वापस लेने को तैयार है, बशर्ते सभी राजनीतिक दलों के नेता इस बारे में सहमत हों। इससे पहले AIADMK सांसद M. थम्बीदुरई ने शून्यकाल के दौरान सांसदों के निलंबन का मामला उठाया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की भावनाओं का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अध्यक्ष के फैसले का समर्थन किया। लोकसभा से शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिली। आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2018 को लोकसभा ने पारित कर दिया। अब मोबाइल फोन कनेक्शनों और बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार नंबर देना वैकल्पिक होगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने आधार को कानूनी मजबूती प्रदान की है, जो यूपीए सरकार के दौरान नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि आधार लागू किए जाने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। विधेयक में नागरिकों की निजता सुरक्षित रखने और दुरुपयोग को रोकने को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आधार के इस्तेमाल से देश को 90,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये बिल बहुत ही आधार के सिस्टम को मजबूत करने वाला है, प्राइवेसी के अधिकार का सम्मान करने वाला है और आधार को बंधनकारी नहीं बनाने वाला है और अथॉरिटी के पावर को मजबूत करता है कि कोई भी संस्था, चाहे वो बैंक हो या सरकारी संस्था हो या मोबाइल संस्था हो, अगर वो आधार के निर्देशों की अवहेलना करेगी, दे कैन बी सब्जेक्टेड टू सीवियर प्रोसीडिंग्स। देयरफॉर दिस इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग द आधार इकोसिस्टम।
लोकसभा ने कल कंपनी संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि 16 कॉर्पोरेट अपराधों को नए सिरे से सूचीबद्ध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि एनसीएलटी के पास मामलों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी और ऐसे में जालसाजी के गंभीर मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। कारोबार सुगम बनाने के मकसद से कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन कार्य ढांचा के बीच अंतर को दूर करने का प्रावधान है। लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018 भी पारित कर दिया। इसमें नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इसे विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल parliamentarybusiness.com वेबसाइट का लोकार्पण किया। वेबसाइट के साथ साथ उन्होंने parliamentarybusiness.com द्वारा शुरू किए जा रहे अभियान एजेंडा भारत का को भी लॉन्च किया। parliamentarybusiness.com संसदीय कार्यप्रणाली और सांसदों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग और रैंकिंग देने वाली वेबसाइट है। इसके जरिए आम लोग भी महज एक क्लिक के जरिए अपने संसद में किए गए प्रदर्शन से लेकर सांसद निधि से खर्च तक के बारे में आसानी से जान सकते हैं। वो जल्द ही वेबसाइट के जरिए अपने सांसद से सीधे संपर्क करके अपनी समस्याएं भी साझा कर सकेंगे। पार्लियामेंट्री बिजनेस की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें न केवल सांसदों की संसद में उपस्थिति, पूछे गए सवाल, चर्चा में भागीदारी और सांसद निधि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी मिलेगी, बल्कि इन तमाम तथ्यों के लिए संसद का सत्र पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सभी जानकारियां प्रतिदिन अपडेट होंगी। पार्लियामेंट्री बिजनेस संसद में जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर नजर रखने के साथ साथ संसदीय क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता का विश्लेषण करेगी। parliamentarybusiness.com को सेंटर फॉर डेमोक्रेसी और पीस ने तैयार किया है। ये सेंटर लगभग एक दशक से संसदीय मामलों में शोध के प्रति समर्पित है और सांसदों के प्रदर्शन पर प्रतिवर्ष रिप्रेजेंटेटिव एट वर्क नाम से रिसर्च रिपोर्ट पेश करता आ रहा है। इस रिपोर्ट को सांसदों से लेकर मीडिया ने भी काफी सराहा है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका में सरकारी कामकाज आंशिक रूप से ठप हुए 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है, मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये कामबंदी कई सालों तक बनी रहे तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। शुक्रवार को शीर्ष डेमोक्रेट नेताओं से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार बनाने के लिए कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। ट्रंप ने जोर दिया कि जब तक दीवार के लिए फंडिंग नहीं मिलती तब तक वो किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी इस दीवार के लिए फंड मंजूर किए जाने का विरोध कर रही है। इसके चलते लगभग 8 लाख संघीय कर्मचारियों को 22 दिसंबर से वेतन नहीं मिला है। वहीं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल समेत सैकड़ों जर्मन नेताओं और पत्रकारों और अलग अलग क्षेत्रों की खास हस्तियों की निजी जानकारियां एक व्यापक साइबर हमले का शिकार होने की खबर है। साइबर अटैक का शिकार हुई हस्तियों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, चैट मैसेजेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी जानकारियां ट्विटर पर जारी कर दी गई। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस हमले के पीछे कौन है और लीक हुई जानकारियों से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जर्मन सरकार की प्रवक्ता मार्टिना फेट्स ने कहा है कि चांसलर मर्केल के ऑफिस से किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी इंटरनेट पर नहीं पहुंची है। राजधानी दिल्ली में हर साल आयोजित होने वाला विश्व पुस्तक मेला आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 27वें विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 13 जनवरी तक चलेगा। पहली बार दिव्यांगजनों की पठन जरूरतों को केंद्र में रखते हुए विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। प्रगति मैदान में 27वें विश्व पुस्तक मेले में इस बार खास मेहमान शारजाह है। इसमें दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। बात मौसम की, उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर का देश से बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से फिसलन के चलते एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को रोक दिया गया है। इससे सड़क यातायात पर काफी असर पड़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी की आशंका है। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। दक्षिण चीन सागर पर चक्रवाती तूफान पाबुक पिछले 24 घंटे में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है। पोर्ट ब्लेयर के मौसम कार्यालय के मुताबिक आज दोपहर के पहले चक्रवात के अंडमान सागर पहुंचने की संभावना है। रविवार रात तक ये अंडमान द्वीप समूह के पार जा सकता है। चक्रवात के कारण अंडमान द्वीपों पर रविवार तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। थाईलैंड में तूफान पाबुक ने दस्तक दे दी है। तूफान के मद्देनजर पहले ही करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। बात क्रिकेट की। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। खराब रोशनी और बारिश के चलते मैच समय से पहले खत्म करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 236 रनों तक 6 विकेट गंवा चुकी है। पीटर हैंड्सकॉम्ब 28 और पैट कमिंग्स 25 रन बनाकर नाबाद हैं। कुलदीप यादव ने 3 और रवींद्र जडेजा ने 2 विकेट ले लिए हैं। 1 विकेट मोहम्मद शमी के खाते में गया। वहीं कल मैच के दूसरे दिन चेतेश्वर पुजारा के 193, ऋषभ पंत के 159 और रवींद्र जडेजा के 81 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 622 रनों पर अपनी पहली पारी घोषित की। इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।